मंदिर की एक खास बात और है कि अंदर कोई भी मतलब कोई भी वहाँ पर कपड़े पहन के नहीं जा सकता। यही वहाँ का ड्रेस कोड है। अगर महिलाएं हैं तो साड़ी है। और ये इतना स्ट्रिक्टली फॉलो होता है कि अंदर बहुत सारे पुलिस वाले भी थे। तो पुलिस वाले भी वर्दी में नहीं थे, केवल उन्होंने आईडी कार्ड लगाया हुआ था। कुछ पुलिस वालों ने अपनी बेल्ट लगाई हुई थी और बाकी उन्होंने धोती पहनी हुई थी। ये सामने रामेश्वरम मंदिर का गोपुरम है। हमने सुबह 4 बजे के आसपास जो है एक लोकर लिया था और वहां पे अपना सामान रख के अग्नि तीर्थ कुंड में स्नान किया। और फिर 5 बजे हम इस फटिक मणि के दर्शन के लिए पहुंच गए। तो यहाँ पे कभी रेलवे स्टेशन हुआ करता था और चक्रवात आया भाई, और रेलवे स्टेशन और पूरी की पूरी ट्रेन जो है समुद्र में समा गई। रेलवे का वो अब तक का सबसे बड़ी त्रासदी में गिना जाता है वो जो हादसा है। और भाई सैकड़ों लोग मर गए थे। क्या गोविंदा साथियों, अभी हम तिरुपति बालाजी मंदिर के बिल्कुल बाहर खड़े हुए हैं। और भाई हमारे दर्शन नहीं हो पाएंगे क्योंकि 30 घंटे नॉर्मल टाइम है, मतलब अगर फ्री दर्शन हम करते हैं। और हम पैदल आए थे। हमने बहुत सारे ब्लॉग देखे, उनमें बताया गया था कि जब हम पैदल सीढ़ियों से आते हैं तो लगभग 1000 सीढ़ियाँ चढ़ने के बाद जो है एसएसडी पास मिलता है। लेकिन अगर आप आ रहे हैं तो इस चक्कर में बिल्कुल मत रहिए। हर हर महादेव साथियों, अभी हम हैं चित्तौड़गढ़ और हम जाने वाले हैं रामेश्वरम और श्रीशैलम यानी कि मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग के दर्शन के लिए। तो इसके बाद हमारी 12 ज्योतिर्लिंग की यात्रा जो है वो कंप्लीट हो जाएगी और हम बाई ट्रेन सफ़र करने वाले हैं। और इस वीडियो का सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट ये होने वाला है कि हमने कोई भी रिजर्वेशन नहीं करवाया है। हमारा प्लान था कि हम तत्काल रिजर्वेशन करवाएंगे, लेकिन वो हमारा सक्सेसफुल नहीं हो पाया। अभी तक जो भी चीज़ें हैं वो नेगेटिव चल रही हैं। अब कैसे नेगेटिव चल रही हैं वो आपको बताएंगे अंशुल भाई, क्योंकि यही हमारी सारी ट्रिप मैनेज करते हैं। इन्हें ट्रेन की काफ़ी अच्छी नॉलेज है। हर हर महादेव साथियों, जैसा कि अर्पित भैया ने बताया, हमारे ये आखिरी ज्योतिर्लिंग यात्रा है, 12 ज्योतिर्लिंग यात्रा है। और शुरू होने से पहले ही मैंने अर्पित भैया को बोल दिया था कि इसमें बाबा परीक्षा लेंगे। और जैसा कि हमने स्लीपर बुक कराई थी शुरू में, वो टिकट हो नहीं पाया। हमने तत्काल का ट्राई करा, तत्काल हो नहीं पाया। उसके बाद जब हम आए हैं कि भाई लोकल में चलेंगे, तो आने के बाद हमें पता चलता है कि जिस ट्रेन के से हम जाने वाले थे जो कि 10 बजे थी, उसमें एक भी जनरल डिब्बा नहीं है। हमने प्लान भी रेडी करा है कि भाई हम एक वाली ट्रेन में जाएंगे, लेकिन फिर हमें पता चलता है उसमें एक भी जनरल डिब्बा नहीं है। अब आगे देखते हैं आगे क्या होता है। तो अब हमारी प्लानिंग ये है कि 1:30 बजे रात में वो ट्रेन आएगी। अब हम उसका वेट करेंगे क्योंकि उसमें भी जनरल डब्बा नहीं है। तो हम टीसी से बात करेंगे और देखते हैं, अगर हमें सीट अलॉट होती है तो अच्छी बात है, वरना जैसा अंशुल भाई बता रहे हैं कि बाबा परीक्षा तो लेंगे। और भाई हम भी बिल्कुल तैयार होकर बैठे हैं, जाना है तो जाना है। 12 ज्योतिर्लिंग अब की बार कंप्लीट करेंगे आराम से, घर से शांति से एकदम तसल्ली के साथ टाइम निकाल के निकले हुए हैं। और चित्तौड़गढ़ भी हम इसलिए आए हैं क्योंकि हमारा एक प्लान ये भी था कि हम राजधानी मतलब किसी भी ऐसी ट्रेन में ना बैठें जो राजधानी यानी दिल्ली की साइड से आ रही है, क्योंकि उसमें भीड़ ज़्यादा रहेगी। तो अगर इनकेस हमारा रिजर्वेशन नहीं भी होता है तो हम जनरल में भी जाएं तो ज़्यादा भीड़ ना मिले हमें। लेकिन वो तो हमारा कॉन्सेप्ट ही फेल हो गया, क्योंकि जितनी भी हम ट्रेन देख रहे हैं उनमें जनरल डब्बा हमें मिल ही नहीं रहा है, सब रिजर्वेशन वाले ही डब्बे मिल रहे हैं। तो दोस्तों आगे चलते हैं, बताते हैं आपको, देखते हैं क्या होता है, कैसे जा पाते हैं। तो दोस्तों ट्रेन आ गई थी, 1:30 बजे आनी थी ट्रेन, और ट्रेन आई यहाँ पे 2:20 पे। हमारे पास केवल 5 मिनट का समय था क्योंकि 2:25 पे ट्रेन को निकलना था। तो हमने उस 5 मिनट में टीसी से बात करी और उसने हमसे बोला कि वो मतलब रसीद हमें काट के दे देगा, लेकिन वो सीट नहीं दे रहा था हमें। 1530 रुपये ले रहा था पर पर्सन, लेकिन उसमें हमें सीट नहीं मिल रही थी। बस ये था कि हम उसे दिखा के और ट्रेन की जो डब्बा है उसमें बैठ सकते थे। तो क्योंकि इसमें कोई भी जनरल कोच था नहीं, तो अभी फिलहाल तो हम बेशर्मों की तरह हमने टिकट नहीं लिया उससे। और यहाँ पे जो दिव्यांगजन वाला विकलांगों का जो डब्बा होता है, अभी फिलहाल हम उसमें बैठे हुए हैं। तो अभी तो हम फिलहाल बैठे हुए हैं इसमें, क्योंकि दिक्कत ये थी कि मैं तो मेरठ से यहाँ पे आया हूँ चित्तौड़गढ़, और अब वापस जाने का तो सवाल ही नहीं था। और दिमाग काम कर नहीं रहा था कि क्या करें, क्योंकि कोई ट्रेन भी नहीं थी। अभी 2:30 हमें बज गया था यहीं पे। तो अब देखते हैं, थोड़ा सा सोचते हैं और फिर देखते हैं क्या करना है आगे। जनरल वैसे का हमने गार्ड साहब से बात करी है और उन्होंने बोला है कि अभी तो आप बैठिए, क्योंकि आपका सफ़र लंबा है। आगे जो भी होता है टीटी आता है तो आप उनसे बात कर लीजिएगा कि इस तरीके से हमें जाना था और हुआ नहीं है तत्काल में, तो जो भी फाइन बनता है आप दे देना और आगे कोई प्रोसेस नहीं होगी। तो अभी डिस्कशन करेंगे, मतलब देखते हैं क्या करना है। भाई जाना तो है ही अब जैसे तैसे करके। और इसमें जनरल का भी डब्बा कोई है नहीं कि हम जनरल में बैठ जाएं, और जनरल का हम टिकट भी नहीं ले सकते क्योंकि वो भी वेस्ट है, क्योंकि जब जनरल कोच ही हाँ, नहीं है तो हम टिकट लेके क्या हमने करेंगे। पूछा भी था टीटी सर से कि एक जनरल का टिकट लेके बैठ जाएं, तो उन्होंने कहा नहीं, एसएलआर डिब्बा है, इसमें जनरल भी मान्य नहीं होता है। तो फिलहाल बात ये है, अगर टीसी आएगा तो 1530 रुपये का जो उन्होंने बताया था वही 2 टिकट कटवा लेंगे और अपना यहीं बैठ जाएंगे, क्योंकि स्पेस है काफ़ी। उन्होंने कहा है कि बैठने तो अलाउ है ही।
तो अपना आराम से यहाँ बैठ कर यहीं पे चले जाएंगे। और इस डिब्बे में हम दोनों के अलावा कोई भी नहीं, पूरा डिब्बा खाली है। ये 6 सीटों का डिब्बा है ये। तो हेलो दोस्तों, रात के लगभग 1:30 बजे हैं और 2 दिन का सफ़र करके बाय ट्रेन हम पहुंच गए हैं तिरुवनंतपुरम, जो कि केरला की राजधानी है। यहाँ पे हम जो है पद्मनाभम स्वामी जी के दर्शन करेंगे। इसके बाद कन्याकुमारी जाएंगे, कन्याकुमारी से मदुरई, मदुरई में मीनाक्षी अम्मा टेम्पल है, वहाँ पे दर्शन करेंगे। और उसके बाद फिर रामेश्वरम हम जाएंगे, रामेश्वरम से फिर श्रीशैलम। तो भाई सफ़र हमारा ट्रेन में बहुत अच्छा रहा, और जैसा कि आपको बताया था हम ऐसे ही बैठ गए थे बिना टिकट लिए। तो उसके बाद ना टीसी आया और ना ही हमने कांटेक्ट करने की कोशिश की। तो हम 2500 किलोमीटर लगभग बाई ट्रेन आए एकदम फ्री में। तो अभी हम जा रहे हैं पद्मनाभम स्वामी टेम्पल पे, और 3:30 बजे उसकी ओपनिंग हो जाती है। और वहाँ पे दर्शन करके फिर हम कन्याकुमारी के लिए निकल जाएंगे। तो हर हर महादेव साथियों, हमारे श्री पद्मनाभम स्वामी जी के दर्शन हो गए हैं। आप मेरे पीछे देख रहे होंगे मंदिर। तो 3:30 बजे इसकी ओपनिंग हो जाती है, सुबह 3:30 बजे खुल जाता है। यहाँ पे जो हमने ये पहनी हुई है ना धोती, ये नेसेसरी है, इसके बिना आप अंदर नहीं जा सकते। मतलब कपड़े वगैरह वैसे पहन के आप अंदर नहीं जा सकते हो। तो हम बाहर ही 3:15 बजे लगभग नहा लिए थे, और यहाँ पे लॉकर रूम है, यहाँ पे हमने सारा सामान जमा कर दिया था। और फिर हम मंदिर के अंदर गए। तो मंदिर के अंदर हमने क्या देखा बेसिकली मैं आपको बता दूं। एक जो सबसे मेन मूर्ति है वो विष्णु जी की मूर्ति है, जो काफ़ी विशाल मूर्ति है। और उस मूर्ति में जो विष्णु जी हैं वो शेषनाग की सैया पर लेटे हुए हैं, और उनका जो सीधा हाथ है वो सैया से नीचे है, और उस हाथ के नीचे जो है शिवलिंग है। तो शिवलिंग पर उन्होंने अपना हाथ रखा हुआ है, और उनकी नाभि से जो है कमल निकला हुआ है, जिसमें ब्रह्मा जी कमल के ऊपर विराजमान है। तो ये मेन मूर्ति है, और मंदिर काफ़ी प्राचीन है। मंदिर की एक खास बात और है कि अंदर कोई भी वहाँ पर कपड़े पहन के नहीं जा सकता। यही वहाँ का ड्रेस कोड है। अगर महिलाएं हैं तो साड़ी है, और ये इतना स्ट्रिक्टली फॉलो होता है कि अंदर बहुत सारे पुलिस वाले भी थे। तो पुलिस वाले भी वर्दी में नहीं थे, केवल उन्होंने आईडी कार्ड लगाया हुआ था। कुछ पुलिस वालों ने अपनी बेल्ट लगाई हुई थी, और बाकी उन्होंने धोती पहनी हुई थी। यहाँ तक कि बनियान भी ऊपर आप नहीं पहन सकते, बस ये इस तरह से अंगोछा टाइप आप डाल सकते हो, और नीचे लुंगी पहन सकते हो। तो हमारे दर्शन बहुत अच्छे हुए, आरती भी हमने ले ली है। और अब हम जा रहे हैं यहाँ पे तिरुवनंतपुरम में मंदिर है, एक 58 फीट ऊंची शिव जी की मूर्ति है, जो कि समुद्र तट के किनारे है, और काफ़ी सुंदर मूर्ति है। तो हमने भी नेट पे उसे देखा था। अब यहाँ से हम वहाँ पे चल रहे हैं, और वो भी आपको हम दिखाएंगे। तो मिलते हैं अजीमाला महादेव टेम्पल पे। अजीमाला महादेव टेम्पल उसका नाम है जगह का। तो दोस्तों, जब आप श्री पद्मनाभम स्वामी टेम्पल से बाहर मेन रोड पे आओगे तो वहीं पे बस स्टॉप है। वहाँ से आपको डायरेक्ट अजीमाला के लिए बस मिल जाएगी, जो कि 50 से 60 रुपये आपसे एक साइड से उसका किराया होगा, और आपको मुश्किल से 100 मीटर पैदल चलना होगा, 100-200 मीटर, और आप टेम्पल पर पहुँच जाएंगे। तो वहाँ पे आपको बहुत सारे ऑटो वाले भी मिलेंगे, जो आपसे कोई 800 रुपये, कोई 1000 रुपये मांगेंगे। तो मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा कि उनसे मतलब ऑटो से आने की बजाय बस से ही आ जाना। वो वैसे आपको पैकेज दिखाते हैं कि 1-2 जगह और आपको घुमाएंगे और रास्ते में, बट वो सारे नॉर्मल मंदिर हैं मेरे हिसाब से, जो मुझे लगा। तो वो रास्ते में ही मंदिर पड़ते हैं, तो वो पैकेज उन्होंने बना रखा है कि भाई यहाँ रुकेंगे, और वो अजीमाला जाते हुए बीच बीच में रुकते हुए 1-2 मंदिर दर्शन करवाते हैं। उसी के आपसे 800-1000 रुपये ले लेंगे वो।
यहाँ पर अजीमाला में ही एक केव टेम्पल है, जहाँ का शायद 40-50 रुपए के आसपास का टिकट होता है, तो आप टिकट लेके वो भी विजिट कर सकते हैं। और यहाँ पर बीच बनी हुई है, तो आप बीच पर अपना आराम से बैठकर यहाँ पर टाइम स्पेंड कर सकते हैं। अभी आपको दिखाएंगे हम बीच यहाँ की, लेकिन हम यहाँ पर स्टे नहीं करेंगे क्योंकि अभी हमें जाना है कन्याकुमारी। तो हमें काफ़ी सारी जगह पे जो है घूमना है और 10-15 दिन का टाइम है हमारे पास, तो उस टाइम में सब कुछ कवर करना है। तो इसलिए अभी हम यहाँ पर स्टे नहीं करेंगे, बट अगर आपके पास टाइम है तो आप यहाँ पर रुक सकते हैं। तो दोस्तों, अजीमाला से हम बाय ट्रेन आ गए थे कन्याकुमारी, और अभी हम यहाँ पर एक दिन स्टे करेंगे क्योंकि यार अगर ऐसे हम मतलब विदाउट स्टे ऐसे बस ट्रैवल ही करते रहेंगे तो काफ़ी ज़्यादा थक जाएंगे। तो अभी हमने यहाँ पे एक होटल ले लिया है, और ये जो सामने रोड है ना, इधर रेलवे स्टेशन है, तो हम इधर से ही आए थे और अभी हम ये टी पॉइंट पे हैं। तो इधर जो है, इधर की साइड हमने स्टे के लिए होटल लिया है, और ये रेलवे वाली रोड हो गई। और सामने इधर की तरफ हम बीच पे जा रहे हैं। अभी यहाँ पर बीच है, और भाई ये जो रेलवे स्टेशन है ना, ये डेड एंड है, तो इससे आगे ट्रेन नहीं जाती, ना पटरियां हैं। तो अभी हम बीच पे आ गए हैं भाई, और यहाँ पर अपना आराम से 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा जब तक मन करेगा यहाँ पे आराम से नहाएंगे बैठेंगे। क्योंकि आज यहाँ पे कुछ कन्याकुमारी में ऐसा टेम्पल वगैरह नहीं है कोई विजिट करने लायक, तो हम तो केवल इसी पर्पस से आए हैं कि जो भी टेम्पल्स वगैरह हैं प्राचीन, वहाँ पर विजिट करें। तो आज का दिन हम पूरा आराम करेंगे और बस जाके सो जाएंगे, और फिर सुबह को मदुरई के लिए निकल जाएंगे। तो भाई हम आ गए हैं मदुरई, और ये मीनाक्षी अम्मा टेम्पल है। अब यहाँ पर हम लोकर में जो है अपना सामान वगैरह हमने जमा कर दिया है, और फिर हम अब दर्शन करेंगे, और दर्शन के बाद आपको बताएंगे कि हमारा जो एक्सपीरियंस है वो कैसा रहा। बाकी एक बात ध्यान रखना कि जब लोकर में सामान जमा करोगे तो अगर बैग में चार्जर, पावर बैंक वगैरह कुछ भी है ना, तो सेपरेट अलग निकाल लेना, और जहाँ पे मोबाइल जमा होगा वो सब चीज़ें वहाँ जमा करनी है, वरना आपको 2-2 बार लाइन में लगना पड़ेगा। जब आप बैग जमा करने जाओगे तो उसमें से चार्जर और आपका पावर बैंक निकाल देंगे, फिर वो आपको वापस दोबारा लाइन में लग के मोबाइल वाली लाइन में जमा करना पड़ेगा। तो हर हर महादेव साथियों, कन्याकुमारी से आज सुबह निकले थे और नागरकोल पहुंच के वहां से मदुरई के लिए हम बाय बस आए हैं, क्योंकि मदुरई में काफ़ी फेमस टेम्पल है मीनाक्षी अम्मा नाम से, जो कि माता पार्वती को समर्पित है। माता पार्वती मीनाक्षी नाम से जानी जाती हैं, और वहाँ पे महादेव जी की भी एक मूर्ति है। महादेव जी को सुंदरेश्वर नाम से जाना जाता है। तो मीनाक्षी अम्मा और सुंदरेश्वर स्वामी जी के वहाँ दर्शन होते हैं। हम वहाँ पे गए, बहुत ज़्यादा भीड़ थी। मंदिर काफ़ी अच्छा है, प्राचीन मंदिर है, लेकिन जो वहाँ की व्यवस्था है वो अभी उतनी अच्छी नहीं थी। जैसे कि हमने स्पेशल टिकट लिया, स्पेशल दर्शन का, जो कि 50 रुपये पर पर्सन था, और उस टिकट को लेने का कोई भी फ़ायदा नहीं हुआ। नॉर्मली दर्शन जो है 2 घंटे में हो गए, बल्कि स्पेशल टिकट से जो दर्शन हुए वो लगभग हमें 2.5 घंटा लगा। इस वजह से हमारी ट्रेन भी निकल गई। अभी हमें रामेश्वरम जाना था। तो अब हम मदुरई के बस स्टैंड पे हैं, और इसका जो नाम है थोड़ा अजीब सा नाम है, वो मैं आपको नीचे टेक्स्ट में लिख दूंगा क्या नाम है बस स्टैंड का। तो आप अगर मीनाक्षी अम्मा टेम्पल के दर्शन करते हैं, वहाँ दर्शन करके आपको यहाँ आना है, और यहाँ से रामेश्वरम के लिए 24 आवर्स बस चलती हैं। तो अभी हम बस से यहाँ से रामेश्वरम जाएंगे, और वहाँ का अपडेट आपको वहाँ पहुँच के देते हैं। तो हर हर महादेव साथियों, अभी हम हैं रामेश्वरम टेम्पल के पास, और हमने सुबह स्वर्ण स्फटिक दर्शन कर लिए हैं। वो 5 से 6 के बीच में होते हैं, और 22 कुंडों में स्नान भी कर लिया है। अब दोबारा हम जा रहे हैं ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने के लिए, और ये हरिद्वार से हम गंगा जल लेके आए थे, तो ये मैंने 2 जगह कर लिया है। एक श्रीशैलम अभी लेके जाएंगे मल्लिकार्जुन के लिए, और ये रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग पर जलाभिषेक करवाने की कोशिश करेंगे। वापस आके आपको बताते हैं कि जलाभिषेक होता है या नहीं हो पाता है। तो देखिए, सामने रामेश्वरम मंदिर का गोपुरम है। हमने सुबह 4 बजे के आसपास जो है एक लोकर लिया था, और वहाँ पे अपना सामान रख के अग्नि तीर्थ कुंड में स्नान किया, और फिर 5 बजे हम स्फटिक मणि के दर्शन के लिए पहुंच गए थे। फिर 22 कुंडों में स्नान करके, और अब दोबारा हम ज्योतिर्लिंग दर्शन के लिए जा रहे हैं। तो दोस्तों, रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग के हमारे दर्शन हो गए हैं, और इसी के साथ हमारे 11 ज्योतिर्लिंग संपूर्ण हुए। अब 12वां ज्योतिर्लिंग मल्लिकार्जुन बचा हुआ है, जो 1-2 दिन में हम कर लेंगे। और भाई, वो जो गंगा जल की बोतल थी वो मैंने पंडित जी को दे दी थी, तो उन्होंने हमारे सामने ही जो है शिवलिंग का अभिषेक कर दिया, और बोतल हमें वापस दे दी।
तो अभी हम मंदिर के अंदर ही हैं और ऐसा नहीं है यहाँ पे कि आपको बाहर फ़ोन जमा करना होता है, आप फ़ोन अंदर ले जा सकते हैं, लेकिन जो मुख्य ज्योतिर्लिंग है, वहाँ पर फ़ोटोग्राफ़ी करना अलाउ नहीं है। तो दोस्तों अब हम बस से जा रहे हैं धनुषकोडी और धनुषकोडी आप ये लगा लो कि लास्ट रोड है इंडिया की और दोनों तरफ हमारे समुद्र है अभी और आगे जाकर बीच समुद्र में रोड खत्म हो जाएगी, फिर कुछ ही दूर श्रीलंका वहाँ से रह जाता है। तो अगर आप समुद्र से मतलब ऐसे कोई अभी डायरेक्ट रास्ता नहीं है, बट अगर आप समुद्र में तैरेंगे तो सामने श्रीलंका आप पहुंच जाएंगे। और भाई यहाँ पर पहले एक रेलवे स्टेशन भी हुआ करता था जो कि 1964 में एक चक्रवात आया था जिसमें वहां पर पूरी की पूरी पैसेंजर ट्रेन थी एक जो कि समुद्र में बह गई थी। उसके बाद से वो पूरा खंडर है और लोग विदेशी पर्यटक वहां पर उसे देखने आते हैं। तो अभी हम नहा रहे थे यहाँ पे समुद्र में, मतलब इस साइड तो नहीं नहाने देते क्योंकि इस साइड तो लहरें बहुत तेज हैं, बट दूसरी साइड हम नहा रहे थे और अब मौसम खराब हो गया है तो पुलिस वाले आ गए थे, उन्होंने सबको बाहर निकाल दिया समुद्र से। और देखो भाई लहरें कितनी तेज हैं, मतलब मुझे लिटरली डर लग रहा है कि मतलब क्योंकि बीच में केवल यही सड़क है और समुंदर ही समुंदर है भाई, अगर कोई मौसम बिगड़ता है तो सब गाड़ियां वगैरह जो खड़ी है ना सब बह जाएंगे। अब भाई जो मैं आपको रेलवे के हादसे का जिक्र कर रहा था उसको इमेजिन आप कर सकते हो, यहाँ पे कभी रेलवे स्टेशन हुआ करता था और चक्रवात आया भाई और रेलवे स्टेशन और पूरी की पूरी ट्रेन जो है समुद्र में समा गई। रेलवे का वो अब तक का सबसे बड़ी त्रासदी में गिना जाता है वो जो हादसा है, और भाई सैकड़ों लोग मर गए थे। अब हम रामेश्वरम से जा रहे हैं तिरुपति बालाजी के लिए और अभी हमारी ट्रेन है पाम्बन ब्रिज के ऊपर। पाम्बन ब्रिज भारत का पहला समुद्र के ऊपर बना हुआ ब्रिज है और ये लगभग 2.3 किलोमीटर लंबा ब्रिज है। और भाई ये 1914 में बना था। उस टाइम पे जो ब्रिज बना हुआ था जब कोई बड़ा जहाज यहाँ से निकलता था तो उसे मैनुअली ओपन करना पड़ता था जिसमें लगभग 45 मिनट लगते थे, बट अभी 2025 में ये रेनोवेट हुआ है और ये भाई अब केवल 5 मिनट में वर्टिकली 17 मीटर तक ऊपर उठ जाता है और ये भारत का पहला वर्टिकली लिफ्ट ब्रिज है। 1988 से पहले रोड ब्रिज बनने तक यही एकमात्र रास्ता था जो रामेश्वरम को इंडिया से जोड़ता था। तो अब हम पहुंच गए हैं तिरुपति और हम जिस बस में बैठे हैं फ्री चलने वाली बस है, मतलब रेलवे स्टेशन से और अल्लीपीरी तक ये हमें फ्री में लेके आई है। और भाई देखो कितनी सुंदर बस है, एकदम रथ जैसा स्ट्रक्चर है बस का। हर 2 घंटे में ये बसेस चलती हैं यहाँ पे रेलवे स्टेशन से, जो कि फ्री सेवा रहती है। हर हर महादेव साथियों, हम पिछले 7 दिनों से साउथ इंडिया में हैं क्योंकि हम अपने 12 ज्योतिर्लिंग कंप्लीट कर रहे हैं। तो इधर ही तिरुपति बालाजी मंदिर पड़ता है, तो अभी रामेश्वरम के दर्शन करके अब हम तिरुपति रुके हुए हैं। काफी थक गए थे तो हमने स्टे के लिए 1 दिन के लिए रूम लिया हुआ था और अब हम निकलने वाले हैं तिरुपति बालाजी मंदिर के लिए। तो अगर आप भी तिरुपति आना चाहते हैं तो आपको पहले तिरुपति रेलवे स्टेशन आ जाना है। वहां से जो तिरुपति मंदिर है उस वो लगभग 22-25 किलोमीटर है और वहां जाने के 3 रास्ते हैं। पहला रास्ता बाय बस है जो कि आप बस से सीधा तिरुपति मंदिर पहुंच सकते हैं, और 2 रास्ते जो हैं वो आपको पैदल सीढ़ियों के द्वारा जाना होता है उन रास्तों से। तो वो जो सीढ़ियों वाले रास्ते से अगर आप जाना चाहते हैं तो 2 रास्ते हैं। पहला है अल्लीपीरी मेट्टू, मतलब आप रेलवे स्टेशन से अल्लीपीरी मेट्टू के लिए बस पकड़िएगा और वहां से वो सबसे पुराना रास्ता है, लगभग 9 किलोमीटर लंबा रास्ता है और उस रास्ते पे लगभग 3500 सीढ़ियां हैं। दूसरा जो रास्ता है वो है श्रीवारी मेट्टू। तो अगर आप उस रास्ते से जाना चाहते हैं तो आपको रेलवे स्टेशन से ही श्रीवारी मेट्टू के लिए बस लेनी है, और उस जगह पे जो है वो रास्ता थोड़ा कम है, मतलब 2-2.5 किलोमीटर का रास्ता है और सीढ़ियां वहां पे लगभग 2300 के आसपास है। तो वो सीढ़ियां थोड़ी सी खड़ी हैं और जो अल्लीपीरी मेट्टू वाली सीढ़ियां हैं वो थोड़ी मतलब नॉर्मल सीढ़ियां हैं, लेकिन उनकी क्वांटिटी जो काउंट है वो ज्यादा है, वो लगभग 3500 के आसपास है। तो हम अभी अल्लीपीरी मेट्टू के पास स्टे किया था हमने, क्योंकि हमारा मन था कि हम अल्लीपीरी मेट्टू से जाए, लेकिन क्योंकि हम 7 दिन से बाहर हैं और इधर का जो माहौल है, मतलब जो यहाँ का इन्वायरमेंट है वो थोड़ा सा अलग है, बहुत ज्यादा गर्मी है, तो इस वजह से रात थोड़ी तबीयत खराब हो गई थी। तो अभी हमने डिसीजन लिया है, पहले हमारा प्लान था कि हम 3 बजे जाएंगे और अल्लीपीरी मेट्टू से पैदल चढ़ाई करेंगे, बट वहां पे टाइम ज्यादा लगता और तबीयत सही नहीं थी तो हम थोड़ा लेट उठे, 4:30 बजे हम उठे और अब हम यहाँ से श्रीवारी मेट्टू जाएंगे और 2300 सीढ़ियों वाला रास्ता हम यूज करेंगे तिरुपति बालाजी। तो अगर आप सीढ़ियों से जाते हैं तो उसमें आपका एक और बेनिफिट होगा, क्योंकि आपको पता होगा कि जो तिरुपति बालाजी मंदिर है वो उस मंदिर में
पूरे भारत में सबसे ज्यादा भीड़ होती है। और जो नॉर्मल वहां पे वेटिंग टाइम होता है वो 12 घंटे तो होता ही है, इसके अलावा 24 घंटे 30 घंटे तक भी पहुंच जाता है। तो अगर आप सीडीओ वाला मार्ग चुनते हैं तो उसमें आपका एक बेनिफिट ये हो जाता है कि वहां पे आपको फ्री पास मिलता है। और अगर मान लीजिए वेटिंग टाइम 12 घंटे चल रहा है तो आपका 3-4 घंटे में दर्शन हो जाता है। तो इसलिए भी पैदल मार्ग आप चुन सकते हैं। अदरवाइज वैसे भी फ्री दर्शन वाला वो टिकट मिलता है, फ्री टिकट जो रहता है, लेकिन उसके लिए फिर बहुत लंबी लाइन में आपको लगना पड़ता है। तो इसलिए अगर आप पैदल चलेंगे तो आपको कोई लाइन वाइन में नहीं लगना होगा, आपको वहां पे टिकट मिल जाता है और फिर आप दर्शन आपके थोड़े जल्दी हो जाते हैं। तो अब हम निकलेंगे यहाँ से। अभी अंशुल भाई नहाने गए हुए हैं और इनके नहाने के बाद हम यहाँ से निकलते हैं और आगे का हमारा कैसा एक्सपीरियंस रहता है वो सब आपके साथ शेयर करते हैं। तो अब हम पहुंच चुके हैं श्रीवारी मेट्टू और यहाँ पे हमें सामान अपना जमा करना है। और ये जो ट्रक खड़े हैं ना भाई, इतनी अच्छी सुविधा है यहाँ पे, मतलब फ्री में आप सामान जमा करो अपना, उसके बाद आप पैदल पैदल सीढ़ियों से ऊपर तक पहुंच जाओ तिरुमाला। और ये लोग जो हैं ट्रक में आपका बैग डाल के ऊपर ये 2-2.5 घंटे में हमारा जो लगेज है वो पहुंचा देंगे। और 2-2.5 घंटा ही लगभग हमें लगेगा ऊपर पहुंचने में। तो बहुत अच्छी व्यवस्था है एकदम फ्री में। और वहां से फिर हम ऊपर से टोकन दिखा के अपना सामान वापस ले लेंगे। तो यहाँ से देखिए सीढ़ियों वाला मार्ग शुरू हो गया है। और इस रास्ते पे जैसा कि हमने बताया कि अल्लीपिरी मेट्टू से कम सीढ़ियां हैं, तो शायद यहाँ पर 2330 सीढ़ियां हैं। और हर 100 सीढ़ियों के बाद 200 सीढ़ियों के बाद लिखा हुआ है सीढ़ियों पे भी, और बाकायदा मतलब बोर्ड भी लगे हुए हैं कि इतनी सीढ़ियां आप चढ़ के आ गए हो और अभी इतनी सीढ़ियां लेफ्ट हैं। तो रैंडमली एक भाई मिल गए थे और ये मेरी लोवर की पॉकेट देख के बोल रहे थे कि भाई तुम्हारा सामान जमा करने का फायदा क्या हुआ, तुम तो सारा सामान पॉकेट में लेके चल रहे हो, क्योंकि 2-2 मोबाइल फोन है, पावर बैंक, माइक वगैरह है। तो जेबें जो है वो फुली फुली लग रही थी। तो देखो जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है स्टेप नंबर 2100, मतलब 2100 सीढ़ियां हम चढ़ चुके हैं और 268 सीढ़ियां जो है रह गई हैं अभी ऊपर। तो बहुत अच्छी व्यवस्था है, मतलब लिखा हुआ है सब कुछ। और ये देखिए अब हम पहुंच गए हैं ऊपर तिरुमाला। और अब थोड़ा सा आगे भी आपको चल के दिखाएंगे, हमें अपना टोकन दिखाना है और वहां से हमें लगेज मिल जाएगा। तो देखिए अब हम अपना लगेज जो है यहाँ से वो ले सकते हैं। और जैसे ट्रक को मान लो जो लगेज लेकर आता है उसे मान लो इनकेस ऊपर आने में थोड़ा लेट हो जाता है या जैसे भी होता है, तो ये लोग हमारा फोन नंबर रजिस्टर करवाते हैं और उस फोन नंबर पे स्टेटस हमारे पास मैसेज में, टेक्स्ट मैसेज में आ जाता है। तो जैसे हमारा सामान जब आया था तो हमारे पास टेक्स्ट आ गया था। क्या गोविंदा साथियों, अभी हम तिरुपति बालाजी मंदिर के बिल्कुल बाहर खड़े हुए हैं। और भाई हमारे दर्शन नहीं हो पाएंगे क्योंकि 30 घंटे नॉर्मल टाइम है, मतलब अगर फ्री दर्शन हम करते हैं। और हम पैदल आए थे, हमने बहुत सारे व्लॉग देखे, उनमें बताया गया था कि जब हम पैदल सीढ़ियों से आते हैं तो लगभग 1000 सीढ़ियाँ चढ़ने के बाद जो है SSD पास मिलता है। लेकिन अगर आप आ रहे हैं तो इस चक्कर में बिल्कुल मत रहिएगा। नीचे स्वामी नारायण कॉम्प्लेक्स और भूदेवी कॉम्प्लेक्स पे जो है दिव्य दर्शन का टिकट मिलता है, वहाँ से पहले से ही लेकर आएँ। और बीच में सीढ़ियों पे कोई व्यवस्था नहीं थी टिकट की, तो अपना नीचे से ही अरेंज करके आए। अब हमें बिना दर्शन किए वापस जाना पड़ रहा है, तो आप लोगों के साथ ये प्रॉब्लम ना हो, इसलिए नीचे से ही दिव्य दर्शन का टिकट लेकर तब ऊपर आए। तो देखो भाई क्यों हमारे दर्शन नहीं हो पाए, क्या कन्फ्यूजन रहा वो आपको बताता हूँ। हम आए थे यूट्यूब पे व्लॉग्स वगैरह देख के। अब हमने देख लिए 2-2.5 साल पुराने व्लॉग्स, जिनमें लोग बता रहे थे कि जब हम पैदल रास्ते से चलते हैं तो वहाँ पर सर्वदर्शन का टिकट मिलता है। लेकिन वो टिकट अब मिलने बंद हो गए हैं कुछ टाइम से। अब क्या होता है कि आपको टिकट जो है नीचे से ही लेके आना होता है और ऊपर आके केवल 1000 सीढ़ियों के बाद वो टिकट जो है, वो जो आपका टोकन होता है, मतलब वो स्कैन होता है केवल। तो वो अगर आपने स्कैन नहीं करवाया तो वो वैलिड नहीं होता। तो स्टेयर्स पे केवल स्कैन करवाना होता है, लेके आपको नीचे से ही आना पड़ेगा। तो दोस्तों तिरुपति से बाय ट्रेन हम आए थे मार्गपुर रोड, और वहाँ से हम अभी बस में हैं। और मार्गपुर रोड से बस से हम जा रहे हैं श्रीशैलम, जहाँ पर मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग है। और सबसे ज़्यादा खुशी की बात यह है कि इस ज्योतिर्लिंग के दर्शन के बाद आज हमारे 12 ज्योतिर्लिंग का दर्शन जो है कंप्लीट हो जाएंगे। और भाई बस का किराया जो है श्रीशैलम तक का वो 90 रुपये था हमारा पर पर्सन। तो अगर आप भी आ रहे हैं तो आपको जिससे कि थोड़ा सा अंदाज़ा रहे, इसलिए सोचा बता दूं। तो पूरा जो रास्ता है देखो बहुत ज़्यादा मतलब पहाड़ी रास्ता है मार्गपुर रोड से श्रीशैलम तक का। तो पहुंच चुके हैं हम श्रीशैलम में और हमने स्नान कर लिया है और स्नान करके धोती वगैरह पहन ली है।
लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है, हमारा मन था इसलिए हमने धोती पहन ली, बट आप नॉर्मल कपड़ों में भी यहाँ पर दर्शन कर सकते हैं। अच्छा, एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि अगर आप यहाँ पे आ रहे हैं और आप श्रीशैलम में ही स्टे करने का सोच रहे हैं तो आप कोशिश करें कि ऑनलाइन होटल्स बुक करके आएँ, क्योंकि लिमिटेड होटल्स हैं। और जब हमने वहाँ पे इंक्वायरी की, बेसिकली हमें यहाँ पे रुकना नहीं था, हमारा स्टे करने का प्लान तो नीचे जाकर ही था, लेकिन फिर भी हमने इंक्वायरी इसलिए की क्योंकि हमें स्नान करना था। तो हमने होटल्स वालों से जैसे इंक्वायरी की तो उन्होंने बताया कि सब कुछ होटल्स वगैरह जो है पहले से ही ऑनलाइन बुक होते हैं। भाई भीड़ काफ़ी ज़्यादा है। अभी जब हम यहाँ पर आए थे तो किसी वजह से उस टाइम पे दर्शन रोके हुए थे, शायद हो सकता है कि महादेव जी का श्रृंगार चल रहा हो या फिर जो भी कारण रहा होगा, हमें एग्जैक्ट कारण नहीं पता, बट दर्शन रुके हुए थे और एकदम से चले गए। बहुत ज़्यादा भीड़ है, आप देख पा रहे होंगे। तो हमने डिसाइड किया है कि हम 150 रुपये वाला शीघ्र दर्शन का टिकट लेकर तब हमारे दर्शन करेंगे। तो दोस्तों, दर्शन हमारे बहुत अच्छे से हो गए हैं और 150 रुपये वाला शीघ्र दर्शन का पास लेने के बाद लगभग 45 मिनट के आसपास हमें लगे होंगे दर्शन में। हर हर महादेव साथियों, तो अभी हम हैं मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग के सामने और ये जो आपको पीछे दिख रहा है ये मंदिर का गोपुरम है। तो आज हमारे मल्लिकार्जुन के दर्शन हो गए हैं और इसी के साथ हमारे 12 ज्योतिर्लिंगों की जो यात्रा है वो सकुशल संपूर्ण हो गई है। और हम हरिद्वार से गंगाजल लेकर आए थे, तो हमने मल्लिकार्जुन पे भी और रामेश्वरम पे भी दोनों जगह जो गंगाजल है वो अपने हाथों से तो हम जलाभिषेक नहीं कर पाए, पर हमने वहाँ पे दे दिया है। और हमें बड़ा अच्छा लगा क्योंकि इधर जो है गंगा जी नहीं है, इधर समुद्र है। तो हमारा मन था कि हम वहाँ से गंगा जी से जल लेकर आएँ, जिससे कि महादेव जी के ज्योतिर्लिंगों का इधर जलाभिषेक हो। तो रात श्रीशैलम से हम आ गए थे हैदराबाद और पूरी रात स्टेशन पे बिना सोए काटी। ट्रेन का भी रिजर्वेशन नहीं हो पाया, तो जनरल टिकट से हम जा रहे हैं घर वापस, जो कि लगभग 2000-2500 किलोमीटर है। और भाई ट्रेन में बहुत ज़्यादा भीड़ है, बहुत गर्मी है, क्योंकि 2 दिन बाद ईद भी है, इस वजह से भीड़ ज़्यादा है। तो आज का व्लॉग यहीं पे एंड करते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। हर हर महादेव।